नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा दोस्त बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव बता दूं कि आज आप सबकी डिमांड पर बदलते हुए मौसम में या कुछ विशेष कारणों से सिर दर्द की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रभावी हुई हैं और आज हम सिर दर्द पर या हेडेक पर चर्चा करने वाले हैं। हमने आज कई फ़ोन कॉल्स हमारे पास थे और कई लोगों ने अनुरोध किया था कि सर दर्द पर थोड़ी सी क्लियर व्याख्या कर दें। तो देखिए, सिर दर्द या सर दर्द जिसको आप हेडेक कहते हैं, यह हमारे मस्तिष्क के चारों ओर हमारे आंख या फोरहेड के आसपास जो एक हमको तीव्र वेदना होती है, इस तीव्र वेदना को हम हेडेक का रूप लेते हैं, जिस पे हमारे मांसपेशियों पे तनाव आता है, आंखों पर तनाव आता है, हमारे मस्तिष्क के जितनी कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, उनमें ब्लड का सर्कुलेशन का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हमको ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे ब्रेन पार्ट में स्लो हो जाती है और हमें लगता है कि हमारे सर पर एक भारीपन है और एक टेंशन आता है और हम अपने आप को दर्द से एक बेचैनी से महसूस करते हैं। पहले हम चर्चा कर लें कि सर दर्द के प्रकार। वैसे तो सर दर्द कई प्रकार के होते हैं, लेकिन विशेष करके जो इस समय चल रहा है, एक तो आप माइग्रेन सर दर्द जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। दूसरा होता है क्लस्टर हेडेक जो है, ये हमारे आंख में तीव्र वेदना के कारण होता है। आंखों के आसपास की मांसपेशियों में तनाव होता है, वहाँ के जो हमारी हाइपोथैलेमस की जो कैविटी है, वहाँ की जो नर्व होती हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है। और विशेष करके कभी कभी ये क्लस्टर हमारा जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक कार्ड भी हो सकता है कि हमारे माता पिता को या हमारे बाबा को या हमारे नाना या नानी को अगर इस तरह का दर्द रहा है तो जेनेटिक काज भी क्लस्टर हेडेक में देखा गया है। दूसरा होता है साइनस का, साइनस हेडेक या सिनुसाइनाइटिस जिसको आप कह सकते हैं। जब हमारे नाक से लेकर के हमारे सर के अंदर की जो एक कवर है हमारे स्कल के चारों ओर, हमारे हेडेक के चारों ओर, उसमें अगर पानी का रिसाव या मेम्ब्रेन का रिसाव होता रहता है और उससे उसका जमाव होता रहता है, तो वो जमाव रात में तो कम होता है, रात में निकलता रहता है, जमता रहता है और दिन में वो बाहर की ओर निकलने का प्रयास करता है या जम जाता है, तो उससे हमारा सर दर्द दिन में ज़्यादा होता है और रात में सोते समय हमको राहत रहती है। और विशेष करके हमारे नाक के अंदर जो बलगम, जो म्यूकस मेम्ब्रेन का जो स्राव होता है, वो जा करके बलगम के रूप में या कफ के रूप में हमारे गले के आसपास, हमारे फेफड़े के आसपास जमता है और जब ऊपर की ओर प्रेशर डाल करके बाहर निकलना चाहता तो उससे हमारे रक्त केशिकाओं पर भी प्रेशर पड़ता है, जो हमारे गले के आसपास और हमारे ब्रेन के आसपास होती हैं, उस पर प्रेशर पड़ता है, तंत्रिकाओं पर प्रेशर पड़ता है, जिससे हमको हेडेक महसूस होता है। तीसरा हम मान सकते हैं कि जिसको हार्मोनल हेडेक कहते हैं। हार्मोनल हेडेक महिला और पुरुष दोनों में हो सकता है। एक विशेष उम्र के बाद महिलाओं में मेनोपॉज की क्रिया होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के कगार पर होती है, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, शरीर में तरह तरह के परिवर्तन होने लगते हैं। और पुरुषों में भी एक विशेष उम्र के बाद 50 साल 55 साल के आसपास बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस पुरुषों में भी देखे गए हैं, जहां पर सर दर्द या आंखों की रोशनी का कम होना या आंखों में मोतियाबिंद का होना या इसके विशेष करके सर्दी लगना, जल्दी जल्दी जुकाम या सर्दी होना, कोल्ड से पीड़ित होना या बाहर या तेज धूप लगने के से पीड़ित होना, ये तमाम कारण होते हैं जो हार्मोनल हेडेक के भी काज बनते हैं। और एक और प्रकार का हेडेक होता है कि जब कभी आपके सोने में दिक्कत आ जाए, आपके गर्दन के आसपास का जो स्पेस है, ये जितना गहरा हमारे सर के बैक में और हमारे कंधे के बीच में जितना है, एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तकिया उतनी ही मोटी होनी चाहिए। लेकिन आमतौर से देखा जाता है, कई घरों में मैंने देखा, स्वयं मैंने तमाम लोगों को मना भी किया कि इतनी ऊंची तकिया, इतनी मोटी तकिया लगा करके आप न लेटें। और जब आप तकिया को ऊंचा कर लेते हैं तो आपके गर्दन के आसपास, कंधे के आसपास की नसों पर उसका प्रेशर पड़ता है, वो नसें वहाँ दबती हैं और दबने से रक्त के संचार जो हमारा हृदय से सीधे ब्रेन की ओर जाता है, उसमें रुकावट आती है, जिससे ऊपर की ओर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर कह रहे हैं, रक्त में दाब बढ़ता है, रक्त के फ्लो में ज़्यादा मूवमेंट आ जाता है और ऊपर की ओर जाकर के वो बाधित हो जाता है, लौटने में उसको नसों के दबे होने से दिक्कत होती है, तो वहाँ भी हमको सरदर्द की अनुभूति होती है। अब सरदर्द को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन करने वाला हम सरदर्द किस प्रकार का होता है, इसको तो जिसके पास
जिसको सर दर्द होता है वो ज़्यादा इसकी व्याख्या कर सकता है कि उसको क्या अनुभूत हो रही है। लेकिन जो आम तौर से देखा गया है कि सर दर्द में आपको बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, आप उठ करके बैठ जाते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, उठने पे आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे, आपको शांति महसूस चाहिए, आपको शोरगुल पसंद नहीं होता है। कभी कभी सर दर्द इतना ज़्यादा होता है कि आपको वोमिटिंग होने लगती है, आपको हिचकियाँ आने लगती हैं, तेज छींकें आने लगती हैं, और जब कभी आप अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं तो आपको आराम होता है। अब इन तमाम कारणों पर अगर हम देखें तो सर दर्द के कई कारण भी हो सकते हैं। ये जो हमने आपको टाइप्स ऑफ हेडेक बताए, उन टाइप्स ऑफ हेडेक में जो सबसे पहला मेन कॉज होता है वो होता है टेम्पोरल मैंडिबुलर जो डिसऑर्डर होता है हमारे ये जहाँ पे हम भोजन को चबाते हैं, यहाँ के आसपास की नसों के आसपास अगर प्रेशर पड़ गया या उन पर दबाव आ गया तो एक हेडेक का कारण बनता है। दूसरा कॉन्स्टिपेशन, हमारा कब्ज लगातार बना रहे, पेट में बनने वाली विभिन्न प्रकार की गैसें जो नीचे की ओर नहीं जाकर के ऊपर की ओर चढ़ रही हैं तो जाकर के वो हमारे ब्लड के कैपिलरीज में प्रवेश करके ऊपर की ओर दबाव डालती हैं, तो उससे प्रेशर होता है। उन महिलाओं को ज़्यादा सर दर्द होता है जो लगातार कामकाज अपनी रूटीन ड्यूटी को कंप्लीट करते करते भाग दौड़ में फंसी रहती है, उनको आराम करने का समय कम मिलता है, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है, वो सर्विस भी करती हैं और घर के काम का बोझ भी उनके ऊपर रहता है। विशेष करके ऐसी महिलाएं जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा और काम करने वाली वो अकेली महिला है, तो ऐसे महिलाओं में भी सर दर्द के चांसेस देखे गए हैं। सर्दी लग जाना, लापरवाही कर जाना, आप ठंड में आना जाना, कान के और पैर के बचाव की व्यवस्था ना करके ठंड में आपको लगातार काम करना या आप लगातार भीगे रहें और उससे आपको सर्दी जुकाम हो जाए, ये भी सर दर्द का कारण बन सकता है। लगातार किसी रोग से आप पीड़ित हो, कोई पुराना ट्यूमर आपके ब्रेन में हो या गर्दन के आसपास कोई ट्यूमर हो या आपके किसी ब्लड कैपिलरीज में कोई क्लॉटिंग हो, उससे भी सर दर्द हो सकता है। मेंटल कॉज भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव हो, आप किसी विशेष घटना के बारे में या किसी विशेष थीम के बारे में आपका विचार मंथन चल रहा हो, वहाँ पे आपको सर दर्द की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ब्रेन में किसी प्रकार का रक्त का स्राव हो रहा हो जो ऊपर से दिखाई न पड़ रहा हो, उससे भी आपके सर दर्द की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। हाइपरटेंशन होना यानी बीपी आपका तनावग्रस्त होना, अवसाद में आपको रहना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से आपको पसीना आना, बेचैनी होना, चक्कर आना, और ज़्यादातर सर दर्द उन लोगों में भी देखा गया जो अनाप शनाप की या बिना किसी डॉक्टर की सलाह के दवाएं खाते रहते हैं। घर में बड़े बुजुर्ग ला करके कोई भी टैबलेट पकड़ा दिया, आपको बुखार हुआ, जुकाम हुआ, कोई भी टैबलेट आपको पकड़ा दी गई और आपने उसको ले लिया और उसका साइड इफेक्ट ना तो देने वाले को पता और ना खाने वाले को पता है, और बाद में वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आपके सर दर्द के रूप में दिखाई पड़ता है। आँखों की कमजोरी में भी सर दर्द होता है, लेकिन आँखों की कमजोरी का सर दर्द आपको आँखों को पढ़ने में दिक्कत होगी, देखने में दिक्कत होगी, सामने चलने में दिक्कत होगी, वो तो आपको स्वयं महसूस होगा। लेकिन आमतौर से ये देखा गया कॉन्स्टिपेशन में या विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग करना, महिलाओं में विशेष प्रकार की गर्भ निरोधक औषधियों का प्रयोग करना जो साइड हार्मोनल का इफेक्ट देते हो, ये तमाम सर दर्द के कारण हो सकते हैं। यूरेमिया भी एक विशेष कारण बनता है, जैसे हमारे यूरिन में विषैले खाद्य पदार्थों का जमाव हो जाना जो जाकर के हमारे यूरिन में मिल रहे हैं और वो यूरिन को विषैला कर रहे हैं, तो यूरिन के विषैला होने से भी हमारे ब्लड पर उसका प्रभाव पड़ता है और वो जाकर के कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में वो हमारे ब्लड के साथ जाकर के हमारे ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करती है, जिससे हमारा सर दर्द होता है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंधे पर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, कंधे के आसपास की नसों पर दबाव नहीं होना चाहिए। हमको सर्दी और गर्मी में अपने शरीर का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। हमको अपने कान को बंद करना जाड़े में बहुत ज़रूरी है, जिससे बाहर की सर्दी हमको महसूस ना हो, और नियमित अपने रूटीन में परिवर्तन अगर हम कर देते हैं तो भी हम सर दर्द के शिकार होते हैं। जरा सी गर्मी बढ़ी, अभी आपने देखा होगा कि कल और परसों हमारे, अब मैं पूरे प्रदेश की बात तो नहीं करता या पूरे देश की बात नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ यानी हमारे बस्ती ज़िले में यानी 10 और 11 तारीख को मौसम इस तरह हो गया था कि एक हाफ स्वेटर में काम चल रहा था पूरे दिन, और 9 तारीख को इतनी सर्दी थी कि रात में पैर गर्म नहीं हो रहे थे रजाई में, और आज फिर मौसम कुछ बदला है। तो ये जो मौसम का अप डाउन होता है, जब इसमें हम शारीरिक लापरवाही करते हैं, जरा सा हमको गर्मी लगी तो हम गर्म कपड़े उतार के फेंक देते हैं, जरा सर्दी लगी तो हमने थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करने का प्रयास किया या बनने का प्रयास किया कि हमको सर्दी नहीं लग रही है, ये काज भी बाद में हमारे सर दर्द के साथ साथ हमको जुकाम के साथ बुखार भी दे देते हैं।
या टाइफाइड का कोई रोगी है, उसको भी सर दर्द होता है, अगर टाइफाइड के लक्षण मिलते हैं तो धीरे धीरे बाद में वो सर दर्द के रूप में भी दिखाई पड़ता है कि वो भी एक काज बनता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सर के आसपास एक प्रोस्टाग्लैंडिन पदार्थ होता है, ये हमारे दर्द के रिसेप्टर को प्रेरित करता है। तो जब भी हमारे सर के आसपास की मांसपेशियों में तनाव बढ़ता है तो वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन जो पदार्थ है, ये हमारे दर्द को जो प्रेरित करने वाला रिसेप्टर है उसको प्रेरित करता है, जिससे वो तुरंत निकलने लगता है और हमारे आसपास की पेशियों में खिंचाव उत्पन्न करके वहाँ पे ब्लड को रोकने का काम करना शुरू कर देता है, जिससे सर दर्द बढ़ जाता है। तो इन कारणों को रोकने के लिए जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सकों की बात है, एक फिजिशियन के रूप में आप सबको इनकी दवाओं की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो हम एज ए फिजिशियन, एज इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में अपने पिछले 37 वर्ष के अनुभव में हमने विभिन्न प्रकार, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोगों का कोई डिवाइडेशन नहीं है, हम एक ही रोग जानते हैं, ब्लड और लिम्फ में होने वाला अस्थायी परिवर्तन। बाकी जितने नाम मैंने आपको बताया, क्लस्टर हेडेक, हार्मोनल इफेक्ट या माइग्रेन, ये सारे नाम हमारे मॉडर्न चिकित्सा पद्धति के द्वारा थोपे गए शब्द हैं और उनकी डिफिनीशन कुछ भी हो, लेकिन हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमारे पास सरदर्द की जो फार्मूले हैं वो काज ऑफ हेडेक है, काज ऑफ हेडेक, जिसको हम काज ऑफ हेडेक कह सकते हैं, ना कि नेम ऑफ हेडेक, बल्कि काज ऑफ हेडेक। तो पहले रूप में हम देखते हैं कि अगर हमारा सरदर्द प्रॉपर बना हुआ है और जा नहीं रहा है, दिन भर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक बना हुआ है, तो वहाँ पे हम S5, F1 और C1 का प्रयोग 20-20 ड्रॉप आवरली लगभग 6 बार हम रोगी को देते हैं। दूसरा, हम S5, F1 और WE इसको एक कॉटन में भिगो करके 10-10 ड्रॉप, एक आधे कप पानी में 10-10 ड्रॉप डाल के उसमें कॉटन भिगो करके हम अपने फोरहेड पर आसपास लगाते हैं, अपने गर्दन पर उसको लगा लेते हैं कुछ देर के लिए, और जब वो पूरा पानी सोख लेता है तो हम रोगी को आराम मिलता है। तीसरा है, भोजन के पहले हम उसको S9 का प्रयोग कराते हैं। तो ये भोजन के पहले हम उसको S1 देते हैं और भोजन के बाद हम उसको S9 देते हैं, थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, भोजन के बाद S9 और भोजन के पहले S1 देते हैं। अगर यूरिन में कोई दिक्कत है, यूरेमिया है, या पेशाब में कोई जलन हो रही है, वहाँ पे बनने वाली गैसों के नाते हमको सर दर्द हो रहा, तो वहाँ पे हम S6, C6 और C17 का प्रयोग भी करते हैं। यह अलग अलग अनुभव के आधार पे, अलग अलग काज के आधार पे आप इसका चयन करेंगे। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सर दर्द के रोगी कृपया ध्यान दें कि बदलते हुए मौसम में आप अपने आप को मौसम के अनुरूप टेम्परेचर को मेंटेन करने का प्रयास करें। जल्दी आप सर्दी और गर्मी के माहौल में अपने आप को, जिसको कहते हैं, फ्रीनेस ना रखें और अपनी रूटीन को चेंज ना करें। सर दर्द अगर आपको लगातार जारी है तो तत्काल आप किसी निकटतम फिजिशियन से संपर्क करें, क्योंकि सर दर्द को अगर आप हल्के में लेंगे तो बाद में ये आपके लिए घातक भी हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने शुक्रवार के अगले क्लास में एक नई थीम के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। हमारे बहुत से साथी इसमें ऑनलाइन हैं, आप सबके नाम भी आ रहे हैं, लेकिन चूंकि आज मेरा ये जो कैमरा है ये थोड़ा बहुत दूर लगा हुआ है और आपके नाम को पढ़ करके और फिर आपके, यदि मैं सभी का गुड नाइट देख रहा हूँ, गुड नाइट सभी लोग लिख रहे हैं, लगभग सवाल तो नहीं, मुझे एक आध मिले हैं, नाम आपके आ रहे हैं, गुड नाइट के आपके स्टिकर आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस कार्यक्रम के तुरंत बाद मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा इस पर, लेकिन अभी चूंकि मेरा एक इंटरव्यू है इसके तुरंत बाद, तो उस इंटरव्यू के समाप्त के बाद मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही। अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को जाने से पहले हमारा फ़ोन कॉल नंबर नोट करें, 9793252355। ये हमारा फ़ोन नंबर भी है कॉलिंग का, और व्हाट्सएप नंबर भी है। हमारे हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इधर आप सब ने फिर बहुत तेज़ी से डिमांड की है। लगातार मुझे 5 से 10 पुस्तकें पोस्ट ऑफिस को सौंपनी पड़ रही हैं, और अगर अभी भी आप इच्छुक हैं तो हमारा फ़ोन पे नंबर है 9450563748 या पेटीएम नंबर 7905882569 पर आप अपने पेमेंट हमको भेज करके अपना एड्रेस और पिन कोड हमको सेंड कर सकते हैं।